अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग जे.एंड.के में आपका खैर मकदम, खुश आमदीद और ढेर सारी दुआएं। लबों पे तो यही हरूफ मचलते हैं कि सीना देना तो एक सिपर देना, सीना देना तो एक सिपर देना, हर्फ देना तो पुर असर देना, जितने तिनके हवा में बिखरे हैं मेरे मौला उन्हें भी घर देना। तो सबके लिए दुआएं मांगते हैं और शुरुआत करते हैं आज के गुड मॉर्निंग जे.एंड.के की। मैं आज आपका मेजबान जाहिद और मेरे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद साहब। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। आज के शो में मैं हूं आपका मेजबान शाहिद इमरान। तेरे एक सवाल के जवाब में मेरे हाथ उठे हैं सवाल को, मेरा रब तुझे ना मलाल दे, मेरा रब तुझे ना जवाल दे। नाज़रीन मोहतरम आपको बता दें कि अगर इस पतमे हफ्ते कत करो, यह हफ्तों वरिया अहम, चूंकि आज 20 अप्रैल 14 पे 20 तम फायर सर्विस वीक मनान। आज हफ्तुक आखिरी दो, चूंकि रियासत जम्मू कश्मीर रियासत यथ मज मुख्तलिफ जिलन मज आए मुख्तलिफ एक्टिविटीज अमे हवाल मुनक़िद करना। फायर सर्विस अहम महकम। अगर इस आफत समावी हज कत करो, अल्लाह ताला बचैन वरो तो वारदातों निश, ये सात खुदा ताला बचैन नार लगान, तो यह महकम अहम रोल अदा करान। थोड़ा वो तो हिस्ट्री दोहच, चूंकि 14 फायर सर्विस डे मनान। 1944 मज ये बोड़ बार हादसा पेश बॉम्बे मज, लगभग 200 खुद ज्यादा नफर गई आग नार अत वारदात मज हलाक, ये जहाज लाहौर पे बॉम्बे ताई कह चीज है। तो नाज़रीन मोहतरम वनुक मतलब यह कि सारी गो अवेयर, सारी रोजो तैयार, ये सात अल्लाह ताला बचैन कह वार वारदात सपदान, गो वॉलंटरली तैयार आसन। बिल्कुल। तो बहरहाल ये हिस्ट्री का एक वर्क है जो हमें बताता है कि कब कौन सा दिन इसलिए मनाया जाता है, हफ्ता इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उसके पीछे एक हिस्ट्री होती है। और कल भी हमारे जम्मू कश्मीर की रियासत के हवाले से जब हम तहमीर और तरक्की के हवाले से बात करते हैं तो हिस्ट्री का एक और वर्क कल तहरीर किया गया जब वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने कल दौरा किया, खासकर जम्मू के शहर के मजाफाती इलाका कटरा का। वहां पे उन्होंने कायम शुदा जो वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है वहां में 5वां सालाना कन्वेंशन से भी खिताब फरमाया और इस दौरान उन्होंने गगरियाल कटरा में वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के ज़ेर एहतमाम 250 बिस्तरों वाले अस्पताल का भी इफ्तिताह किया। और बिलखुसूस जब उन्होंने खिताब में कहा कि सबका साथ सबका विकास करना है, तो वजीर आला जम्मू कश्मीर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी ने यकीनन उनके साथ जो बातचीत की और जो उन्होंने बात की, तो उस हवाले से भी कश्मीर और पूरी रियासत की तहमीर तरक्की के हवाले से जो पूरी तस्वीर सामने आती है उसमें रंग भरने के लिए मरकज ने भरपूर ताउन का दिलासा दिया। और तो आपने तो कल यही कशर से लाइव वो प्रोग्राम देखा होगा और उसकी रिपोर्ट भी आपने कल मुजाहिदा फरमाई होगी। तो वो जिन्होंने कल वो रिपोर्ट नहीं देखी है, जो और देखना चाहते हैं, तो आज 9:10 पे सवेरे 9:10 पे बिल्कुल उस रिपोर्ट को दोबारा देख पाएंगे। तो बहरहाल एक तरक्की की तरफ जब कदम कदम मंजिल की तरफ बढ़ते हैं तो यकीनन एक नई हिस्ट्री बनती है तहमीर तरक्की के हवाले से। इस बारे में ये बिल्कुल अहम बात है कि वजीर आजम का दौरा जब भी आता है तो कुछ न कुछ नई बातें सामने आती हैं और कुछ न कुछ तहाइफ जरूर आते हैं जो तहमीर तरक्की के हवाले से होते हैं। बहरहाल प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। दपान कुछ खिलौने कभी आंगन में दिखाई देते, कुछ खिलौने कभी आंगन में दिखाई देते, काश हम भी किसी बच्चे को मिठाई देते। खूबसूरत मिठाई फूल, मधुर मिठाई फूल, सिटी एम सात गनमातन खूबसूरत लुखमत आस्ते शाजिया बशीर आसमानी खूबसूरत आवाज जिसमें वली बोझो खूबसूरत कौशल बहुत। मस्तूर तंबला कस्तूर नालो लालो ये कटो आलो
कस्तूर नाला और छैवन वानूर बंगालो या नबी रहमत नजराता और छैवन वानूर बंगालो या नबी रहमत नजराता या नबी रहमत नजराता शर्चली जिगरास ऐसी संभालो शर्चली जिगरास ऐसी संभालो लालो ये कतू आलोगो लालो ये कतू आलोगो मस्तूर तंबला कस्तूर नाला मैं खान फासल दुत कलवालो के चंद चेत कई सपदान मैं खान फासल दुत कलवालो के चंद चेत कई सपदान के चंद चेत कई सपदान अरफो मारफा चो सब प्यालो अरफो मारफा चो सब प्यालो लालो ये कतू आलोगो नाज़रीन वस्तन खूबसूरत बहुत बेम सा तो गरमातन लिखमत जो खूबसूरत आज साज तो छुपानी जाए मौसीकी के बारे में तो यही कहा जाता है कि इसकी कोई लैंग्वेज बज़ाब्ता नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे इसकी अपनी अलग लैंग्वेज है, हर दिल तक पहुंचती है ये बात जो मौसीकी के अंदाज में बताई जाए। बहरहाल वैसे भी कहते हैं जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बह गए। तो वसवसे अपने अंदर रखने ही नहीं है, जुनून रखना है, जज्बा रखना है, डेडिकेशन रखनी है, एक अमल की तरफ पैरजन होना है। और वैसे भी कहते हैं इंसान बनना तो हमारे हाथ में नहीं था, हमें अल्लाह ने इंसान बना दिया, लेकिन इंसानियत अपने में कायम करना हमारे हाथ में है। और कहते हैं कि किसी प्यासे को अपने हिस्से का पानी पिलाना भी एक बहुत बड़ी इबादत है, किसी की बेबसी देखकर उसी हकारत की नजरों से न देखना भी इबादत है, किसी के वास्ते होंठों पे हंसी लाना भी इबादत है, कहीं बारिश में भीगते बिल्ली के बच्चों को उठाकर 2 मिनट के लिए अपने घर ले आना भी इबादत है, और कमरे में आई किसी चिड़िया के लिए सारी खिड़कियां खोलकर उसे बाहर जाने का रास्ता देना भी इबादत है। तो इबादत की ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हम समेट सकते हैं और अपनी जिंदगी बना सकते हैं। और इसी हौसले और लगन के साथ जब कुछ लोग सामने आते हैं तो उनमें एक शख्सियत बहुत ही महान है, डॉक्टर श्रुति मनोपात्रा, जो खुद भी माज़ाब्ता तौर पे एक हौसले और जुनून और डेडिकेशन के साथ काम करती है। गुड मॉर्निंग में आपका वेलकम, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। गुड मॉर्निंग जम्मू कुछ बताइए पहले अपने बारे में। कुछ साल पहले मैं भी चलती फिरती थी जी, और अचानक एक हादसा हो गया जिससे
मैं डिसेबल्ड हो गई, जिसे कहते हैं क्वाड्रिप्लेजिया। फिर गले के नीचे से ना सेंसेशन है ना मूवमेंट है, और फिर इस नई सिचुएशन के साथ एडजस्ट करना पड़ा और व्हील चेयर में एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी पड़ी। जी तो तकलीफें तो बहुत आई, चैलेंजेस भी बहुत आए, जी। और सोसाइटी ने ऑलमोस्ट इग्नोर, या जिसको कहते हैं दूर कर दिया, अलग सा कर दिया। अलग सा कर दिया। जी लेकिन फिर ऊपर कोई है जो ये निजाम जिसने- हस्ती चला रहा है। और मेरे माता पिता और मेरे भाई बहन, इन्होंने मुझे बहुत साहस दिया, और उस साहस से और बड़ों के आशीर्वाद से कुछ आगे बढ़े, अपने लिए कुछ किया, एस्टैब्लिश किया खुद को, फिर से यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाई की। कहाँ से हैं आप? मैं रहती हूँ ईस्टर्न इंडिया में, एक स्टेट है उड़ीसा, जी जो कि कोस्टल रीजन में है। तो उड़ीसा में रहती हूँ। उड़ीसा का कैपिटल सिटी जो है भुवनेश्वर, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। तो यहाँ किस सिलसिले में आप तशरीफ ले आई? देखिए, यहाँ एक 3 दिसंबर ये है इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। ओके। तो इस दिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक कैंपेन की शुरुआत की है, जिसे कहते हैं एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन या सुगम्य भारत अभियान। जी इस कैंपेन के तहत जितने भी शहर हैं भारत में, जी वहाँ जो बिल्डिंग्स हैं, एयरपोर्ट हैं, रेलवे स्टेशन है, हॉस्पिटल्स हैं, उन सब में वो सब फैसिलिटीज की जाएंगी, जी। जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो फिजिकली चैलेंज्ड है, मेंटली चैलेंज्ड है, या फिर जिसे दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है, सब जैसे आप लोग आ जा सकते हैं, जी। वैसे ही डिसेबल व्यक्ति भी आ जा सकते हैं। अच्छा ओके। उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। किसी ऑफिस में जा सकते हैं, स्कूल में जा सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। इन सब में सुविधा के लिए जी। ये कैंपेन, इस कैंपेन की शुरुआत की गई। जी, तो आप उसी सिलसिले में उससे जुड़ी हुई हैं? जी उसके साथ? जी, उस सिलसिले में गवर्नमेंट ने 17 ऑर्गेनाइजेशंस को एम्पैनल किया है एज नेशनल ऑडिटर्स, एक्सेस ऑडिटर्स। ओके। तो हम भी उसमें जुड़े हुए हैं, हम भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमें भारत के पहले फेज में भारत के 33 सिटीज को सिलेक्ट किया गया है, जहां ये कैंपेन किया जाएगा। तो उसमें जम्मू भी है और कश्मीर भी है। अच्छा। तो हम लोग जम्मू और कश्मीर में इस एक्सेस, हर बिल्डिंग को देखने आए हैं। कुछ बिल्डिंग्स को आइडेंटिफाई किए गए हैं, जी जी तो उनको हम देखने आए हैं, उनको हम ऑडिट कर रहे हैं, एसेस कर रहे हैं। फिर हम सरकार को एक रिपोर्ट बनाकर देंगे कि इस बिल्डिंग में क्या क्या किया जा रहा है। जैसे आपका स्टूडियो है, जी। जब मैं अंदर आ रही थी तो कुछ स्टेप्स थे, तो जो डोर में एक थ्रेशोल्ड था, जी। उसकी वजह से व्हीलचेयर में थोड़ी सी दिक्कत हुई, जी। कुछ लोगों को उठाना पड़ा। जी, तो हम इसको देखकर एक रिपोर्ट देंगे कि इस बिल्डिंग में ये चीजें कीजिए, करने की जरूरत है। जरूरत है। जी और जैसे हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे ये न्यूज़पेपर आपके सामने है, जी। उस न्यूज़पेपर को हम कैसे ब्रेल में कर सकते हैं, लार्ज प्रिंट में कर सकते हैं, Right. कि जिन्हें दिखाई नहीं देता है वो भी आराम से इस न्यूज़पेपर को पढ़ सके। Right. तो हम इस बिल्डिंग के जो रिकमेंडेशन देंगे सरकार को, तो उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने इस पर एक बजट अप्रूव किया है। Good. तो ये बजट आ जाएगी यहाँ। ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर है जो यहाँ का नोडल और बॉडी है, तो वहां आएगी। फिर ये पैसे खर्च होंगे और जो बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जी। वहां ये काम इम्प्लीमेंट कर नहीं, दिया उसके लिए आपने यहाँ पे कोई ऐसी रखी है, कोई सोसाइटी के कुछ मेंबरान जो आपके साथ काम करते हैं लोकल एरिया के? ये तो एक्चुअली कोई ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं है, जी। ये सरकार का काम जी। है। तो इन्होंने हमें जो एम्पैनल किया है ऑडिटर से अच्छा, करवाते ओके। हैं। लेकिन हम जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है उड़ीसा में, हाँ। उसका नाम है स्वाभिमान, ओके। जैसे हम उसके हेड हैं। तो यहाँ कितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनमें से एक है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं जावेद ताक। अच्छा। हम उनके ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो लोग भी हमारे साथ आए, हम लोग मिल के गए डिफरेंट। ओके। पहले हम डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस में गए, जी। उससे पहले यहाँ के जो नोडल ऑफिसर हैं
आमिर अली जी, जी। उनके साथ हम लोगों ने कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया। Right. तो उन्होंने हमें बताया यहाँ किस किस बिल्डिंग में कैसे जाएं, हमारे लिए लेटर्स उन्होंने बनवा दिए। उस लेटर्स को लेकर और हमारे यहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें साथ लेकर हमने श्रीनगर के सारे बिल्डिंग्स के ऑडिट कर दिए हैं। जी। अभी हम जम्मू जाएंगे और वहाँ की बिल्डिंग्स के ऑडिट नहीं, ये करेंगे। बिल्डिंग्स मेरी समझ में नहीं है। आप मखसूस कोई बिल्डिंग देखते हैं कि पहले ही बनी हुई है? हाँ, जो जैसे पहले सरकार ने, भारत सरकार ने यहाँ आपकी सरकार को चिट्ठी लिखा जी। कि आप हमें बताइए कि आपके प्रायोरिटी में हम किस किस बिल्डिंग को डिजेबल फ्रेंडली, जिसको कहते हैं ना अच्छा, एक्सेसिबल accessible। या डिजेबल फ्रेंडली जी। बनाए। तो यहाँ से डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर ने कुछ Okay। बिल्डिंग्स चुने। ओके। तो यहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशंस जो काम कर रहे हैं, जैसे हमने कहा हमारे जावेद ताक हैं, जी, हमारे ताक साहब दोस्त हैं, जी। हैं, तो उन्होंने भी इसमें कुछ, उन लोगों ने भी अपने ओपिनियंस दिए कि ये बिल्डिंग्स आप पहले प्रायोरिटी में करवाएं। जी। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ऑफिस ऑफ द डिविजनल कमिश्नर, ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर, ओके। श्रीनगर। लेक एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी, अच्छा। तो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस, ऐसे हमें 25 बिल्डिंग्स के लिस्ट दिए गए ओके। श्रीनगर के। ओके। इसके बाद आपके 22 डिस्ट्रिक्ट्स के हर डिस्ट्रिक्ट की 3 बिल्डिंग, आरटीओ की ऑफिस, डीएसडब्ल्यू की ऑफिस और डिप्टी कमिश्नर की ऑफिस। उसके बाद जम्मू में भी ऐसे 25 बिल्डिंग्स, जैसे आपका सिविल सेक्रेटेरिएट है, आपका ओल्ड सेक्रेटेरिएट है, आपका असेंबली है, ऐसे हमें सरकार ने लिस्ट दे दी है। जी। तो उस लिस्ट को लेकर हम वही बिल्डिंग्स को आइडेंटिफाई अब आप सर्वे टाइप कर रहे हैं कि क्या क्या सर्वे करना करके है? पूरा लिख रहे हैं, हम मेजरमेंट ले रहे हैं कि दीवार की चौड़ाई इतनी होनी चाहिए। अच्छा। ठीक है, इस बिल्डिंग में ऐसे साइनेज लग, जो सुन नहीं सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बड़े बड़े साइनेज लगे चाहिए कि ये डायरेक्टर साहब का ऑफिस है, ये कॉन्फ्रेंस हॉल है। जैसे वाटर, आप जैसे पानी का बंदोबस्त होता है, जी। तो उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए कि व्हील चेयर पर बैठा हुआ व्यक्ति भी खुद इंडिपेंडेंटली पी जाके भी सके। पी ले, बिल्कुल। सीढ़ियां ना हो, सीढ़ियों की वजह एक रैंप हो, रैंप। जिससे इन सब चीजों से सिर्फ एक डिसेबल्ड व्यक्ति को मतलब ईज नहीं होता है, बल्कि दूसरे लोगों को, कि हम जो एल्डरली हैं उन्हें भी तो चलने में तकलीफ होती है, देखने में तकलीफ होती है। जैसे महिलाएं हैं, आजकल बहुत विमेन काम कर रही हैं, तो कोई प्रेग्नेंट विमेन है तो उनको भी तो सीढ़ियां चढ़ने में तकलीफ होती है। किसी का कोई ऑपरेशन हुआ है, किडनी ऑपरेशन या हार्ट ऑपरेशन, या टेम्पररी किसी का पैर टूट गया है, जी। तो इन सब के लिए अगर हम एक्सेसिबल बिल्डिंग्स बनाएं, जो कि सभी के लिए, सीढ़ियों की जगह अगर हम रैंप रखें, साइनेजेस रखें, बिल्कुल। ब्रेल में फॉर्मेट्स रखें, तो ये सबके लिए सहूलियत होगी, सिर्फ जो डिसेबल्ड है उन लोगों के लिए। बिल्कुल। डॉक्टर श्रुति, सबसे पहले मेरी तरफ से आपको सलाम, और Thank मैं you so सलाम पेश करता हूं आपके जज्बे को। आप पूरे मुल्क में हमारे लिए रोल मॉडल हैं, टॉर्च बेरर हैं। थैंक यू सो मच। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आईएएस आपने क्वालिफाई किया है, अलाइड सर्विस के लिए आप चुनी गई हैं, फेलोशिप, नेशनल यंग साइंटिस्ट अवार्ड, मैं क्या क्या बोलूं आप, लेकिन आप हमें ये बताइए क्या क्या चैलेंज आते हैं जब एक इंसान डिसेबल होता है? हमारे समाज में एक चीज है कि हम लोग, मतलब जब भी किसी को देखते हैं, अगर उसमें 99 अच्छाइयां होती है, फिर भी अगर एक बुराई कहीं हमें जाती है, वही ज्यादा दिख नजर आ जाती जाती है। वही नजर आ जाती है। तो मेरे साथ भी वही हुआ। मैंने पढ़ाई में हमेशा टॉप किया, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, नेशनल डिबेटिंग चैंपियन हूँ, स्पोर्ट्स में, लिटरेरी एक्टिविटीज में, सब में मैंने टॉप किया था, और पहले ही अटेम्प्ट में मैंने सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई किया। लेकिन जब ये एक्सीडेंट हो गया, ये हादसा हो गया, और मैं व्हील चेयर पर आ गई, अचानक मानो ये सारे क्वालिफिकेशंस, ये सब मानो कहीं छुप गए, किसी को मेरे व्हील चेयर के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दिया। तो फिर नौकरी भी चली गई, तो ज्वाइन करने नहीं दिया गया। फिर भी बड़े तकलीफ से मेरे पिताजी ने मेरा बहुत हौसला बढ़ाया, माँ ने भी हौसला बढ़ाया। जब मैं यूनिवर्सिटी गई फिर से कि चलो नौकरी नहीं हुई तो एमफिल और पीएचडी करते हैं, तब उसी यूनिवर्सिटी में जहां मैंने इतना अच्छा रिकॉर्ड मेरा था, मेरे प्रोफेसर्स ने कहा कि अरे इसकी तो उंगलियां टेढ़ी हैं, ये तो व्हील चेयर पे बैठी है, ये क्या पीएचडी करेंगी, इनको मना कर दिया जाए। तो फिर बड़ी मुश्किल से साथ एक प्रोफेसर थी जो अमेरिका में बहुत साल रही थी, डॉक्टर प्रियंवदा हिजमाती, तो उन्होंने साहस दिखाया। उन्होंने कहा नहीं,
अमेरिका में बहुत लोग ऐसे करते जी। हैं, तो उसको करने दिया जाए। और जब मैं जाती थी यूनिवर्सिटी, तो एक छोटे बच्चे को जैसे गाड़ी से उठाते हैं, तो मुझे भी ऐसे गाड़ी से उठाया जाता था, व्हीलचेयर पे बिठाया जाता था। तब इतने लोग जमा हो जाते थे, सब कैसी कैसी टिप्पणियां करते थे, कैसी तमाशा बातें बना- करते, तमाशा बना के रख देते। तब मैं बहुत घर आ जाती थी, उदास हो जाती थी कि नहीं, मुझे नहीं जाना है यूनिवर्सिटी। सब मुझे किस तरह से मुझे देखते हैं, कैसी बातें करते हैं, और मेरे साथ कोई पढ़ाई की बात नहीं करता था, कोई अच्छी बात, सब सिर्फ एक ही बात करते थे, नेगेटिव। अरे हाँ, नहीं ये चल कब हुआ, रहा, क्या हुआ? ये क्या हुआ, और थपकी देना, और ये ना, तो ये सिचुएशंस बहुत चैलेंज देती थी एक। और किसी भी तरह से जब मैंने साहस करके पीएचडी कर लिया और फिर नेशनल यंग साइंटिस्ट अवार्ड लिया, तो फिर मैंने कहा चलो अब लेक्चररशिप के लिए कोशिश करते Apply हैं, या करो। फिर कोई रिसर्च फेलोशिप के लिए। जी। तब जिस भी कॉलेज में गई इंटरव्यू देने, अगर एक पोजीशन है तो मैं सेकंड आती थी, अगर वहां उनके पास 2 वैकेंसी है तो मैं थर्ड आती थी। तब मुझे मेरा एक डिप्रेशन हो गया, तब वो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज था। मैं एकदम से हैरान होकर मैंने कहा, जब तीसरी बार ये हो गया, तो फिर मैंने अपने पापा से कहा, पापा अब तो खत्म हो गई मेरी जिंदगी, देखिए, क्योंकि किसी वो को आपको नहीं लेते थे इंटरव्यू के बाद? नहीं, वो जानबूझ के आपको लगता था कि वो तब मुझे तीसरी बार जब हुआ, फिर मैंने कहा कि जो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, तो इन सबसे तो मैं अच्छी हूँ, क्योंकि मैं तो इन सबको जानती हूँ, और किसी का भी मेरे आसपास भी इनके आना जाना नहीं है, फिर क्यों मुझे डिस्क्रिमिनेट, इंटरव्यू मेरा इतना अच्छा जाता है, तो फिर मतलब कि मेरा व्हीलचेयर मुझसे इतना, मेरे हर डिग्री से ये ज्यादा इसका वजन हो दैट गया। मीन्स व्हीलचेयर बिकम्स वीकनेस। हाँ, मेरा व्हीलचेयर ही इन लोगों को उनके दिखने लिए लगा। बन गया, आपके लिए तो नहीं था, सब उनके लिए नहीं था, उनके लिए। रिजेक्ट, इतना रिजेक्शन हुआ कि मैंने कहा कि अब मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, अब मुझे ऐसे नहीं रहना है, ऐसे सब मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, हमेशा रिजेक्ट कर रहे हैं। तब कुछ हौसला मेरे पापा से मुझे मिला था। व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट? My father's words, he said, to people who are rejecting you today, tomorrow they are going to be so sorry. Maybe God has a very big role for you. Maybe He wants you to be a voice for the voiceless. क्या बात है? बैठकर उन्होंने कहा, देखो तुम्हारे पास तुम्हारे मम्मी और पापा खड़े हैं, तुम्हारे पास इतनी अच्छी डिग्रीज है, तुम अच्छी पढ़ी लिखी हो, उसके बाद अगर तुम्हारी ये हालत हो रही है, तो तुम उन सब लोगों के बारे में सोचो जिनके पास ये सारी चीजें नहीं है। तो शायद भगवान की इच्छा है कि तुम यू बिकम अ वॉइस फॉर द वॉइसलेस, यू हैव अ बिगर रोल, ग्रेटर रोल इन लाइफ। ग्रेट। पापा ने बहुत एनकरेज किया, Great, मम्मी ने great, भी बहुत एनकरेज great. किया। यही तो 2 सहारे आपके बहुत खूबसूरत बने, जी। और यकीनन इन हौसलों को हम भी सलाम करते हैं। तो बहरहाल उन तमाम हौसलों को सलाम करते हैं जो ऐसे ही ब्रेव हार्ट्स हैं, और जो सामने लाते हैं अपनी जिंदगी का वो मकसद, न सिर्फ अपने लिए जिंदा रहना बल्कि दूसरों के लिए भी जिंदा रहना। एक ऐसा ही सेगमेंट आपकी तरफ आया जाता है, आप इसे देखें और महजूज ही नहीं बल्कि हौसलामंद बनिए। आइए देखते हैं ये सेगमेंट। इंसान का हौसला उसकी कामयाबी व कामरानी की जमानत है। इंसान में कुछ करने की लगन हो तो रास्ते का पत्थर भी काम आता है। जिस्मानी मसाइल से 2-4 ये बाहौसला व बाहिम्मत लड़की है महक। महक जन्म से ही जिस्मानी तौर नाखेज है, लेकिन सख्त तरीन जिस्मानी मुश्किलात के बावजूद भी इस लड़की ने जिंदगी जीने के जो तरीके इख्तियार किए हैं वो अपनी मिसाल आप है। महक के जिस्मानी मसाइल गर्चे इसकी जिंदगी में मुश्किल तरीन चैलेंजों की सूरत में सामने आए हैं, लेकिन हौसला और हिम्मत की इस देवी ने न सिर्फ खुद को ही साबित किया बल्कि और लोगों के लिए भी ये जवांसार खातून मसीहा बनकर सामने आई। महक ने बचपन में जिस हुनर को सीखकर जिंदगी जीने की राह ठान ली, उस हुनर को इसने उन लोगों तक पहुंचा दिया जो जिस्मानी नेमतों के बावजूद भी मोहताजी और मुफलिसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर होते थे।
आज स्मार्टी जी से बात कर रहे हैं जो एक एनजीओ की सरबराह है और काफी अरसे से एक एनजीओ चला रही है जो ऐसे खास तबके को लेकर काम करती आ रही है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार ये एनजीओ क्या कर काम कर रही है और किस तरह का इन्हें गवर्नमेंट एजेंसी से या खासकर हम कहें तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से सपोर्ट मिल रहा है। स्मार्टी जी, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमसे बात करने के लिए। मैं सबसे पहले तो जानना चाहूंगा जो आपकी तकलीफ है ये कब से आप में है? जी, लगभग हो गया मुझे 16 साल। तो ये बचपन से आपकी ये तकलीफ? लगभग जी 15-16 साल हो गया मुझे। ओके, मैं सबसे पहले तो ये बात थी कि आपकी ये तकलीफ कब से है, लेकिन खास तौर जो बात कर रहे हैं वो एक एनजीओ के बारे में बात कर रहे हैं, जो आप एक एनजीओ चला रहे हैं उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगा। जी माशाल्लाह, बस चलावान एनजीओ, बस दपान गरीब गुरबात डफ वगैरह ब्लाइंड वगैरह तिम बेचारन गो सपोर्ट मिलन गवर्नमेंट नश, मगर मे बासान गवर्नमेंट सपोर्ट कर तिम वन करो तुम सपोर्ट, मगर मे बासान तिम सपोर्ट कर टोटली कहें, ताकि तिम मतलब तिम वन तुम हिवी समाज मगर तिम बराबर अस दिवान सो लेवल कहें क्या वनस तो करनस मे फैसला मे बासो वुनुक तान कह कि तिमो कर तुथ सपोर्ट कि मतलब अस ते हको ब्रोट पकित। क्या तुम गवर्नमेंट नश क्या उम्मीद थवान क्या गस दिन तो खासकर वनकन क्या दिवान तिम? फिलहाल तिम तिम फिलहाल 4 हथ दिवान, तिम तिम त्रावान 6 रेत 7 रेत, तम क्या गसित तम ट्रबल ऑटोन खर्च लगान क्या हको मतलब बस मज गसित ऑटोन मज ग योत ऑटोन मज ग तुथ सपोर्ट मिलान कहें। कूता काल गो तुम ये एनजीओ चलावान तो तुम गए वा कंस मुतलका हुकामस नश ये एनजीओ हेत एनजीओ चलावान, अगर गए तत क्या जवाब? न वन गई फिलहाल कन मे गई टोटल 6-7 रेत चलावान, इंशाल्लाह उम्मीद कर गथ कि मे मिल सपोर्ट। चक एनजीओ खाली इथन लुकन हिमन खतर यम फिजिकली चैलेंज या यह एनजीओ यस हर अकिस तबकस यह सान हिंद खतर यम गरीब गुरबात खास कर पन खास कर पन माशर ये तिम बेन माज मतलब यम अवर एज गम तो मतलब तिमन अत मतलब बावजूद तिम अवर एज गम तिम बेचार जायदाद दहेज पेवान सपोर्ट तिम हेकान एफोर्ड कर अम किन तिम अवर एज अत मुतलिक तो खिदमत खलक चलावान। नाज़रीन, लाजमी ये बताना चाहूंगा आपको कि एक एनजीओ चलाने के अलावा जो स्मार्टी है वो नीडल वर्क का काम भी करती है। ये सेंटर कहीं स्टार्टस पत कर मे वारिया कोशिश, मतलब मे वो अकिस बेकिस नश दोमस ये कुन जाय मे वारिया शौक कि बह आरि कम, मतलब फ्री टाइम मगर ये कुन जाय सेंटर पत आय वारिया कोर, मतलब यम हिच लड़की आय मे नश वारिया ज्यादा तिमो वन अस हेचो क्या मतलब हु पत पे मे स्ट्रगल कर, पत पे मे गन क्या अमूमन दिवान मतलब गामन वामन दिवान ये हैंडीक्राफ्ट दफ्तर, मगर ये दिचोक ये सारी मतलब नौकरी पेश हो ये दिचोक न कहें। पत गई बह यमिस हैंडीक्राफ्ट डायरेक्टर सबस, तम कोर मे अत मदद, तम दित मे पत सेंटर योर अकिस वरियस खतर सो कोर्स, पता आय 50 लड़की तिमो हेच ये मतलब अकिस वरियस हेच तिमो कोर्स ये पत दिख कार्ड वार्ड तथ पे कोर तिमा बेचारा पत गरीब गुरबत तिमो को तथ पे लोन ते पत तो मतलब तिम वन गो अल्लाह ताला सुन शुक्र, तम पे चोन शुक्रिया कर अदा कि अस हेच ये वरियस तिम बेचारे वनकन करान शाल करान फेरन करान स्टूल करान तिमो करान वनकन पन कारोबार चाहे 300-400 बनान। महक के हौसले व इस्तिकलाल ने न सिर्फ इसकी जिंदगी में बदलाव पैदा किया बल्कि इसकी मिसाली जिंदगी ने और लोगों को भी इज्जत और विकार की जिंदगी जीने का जो हौसला दिया वो एक अजीम कारनामे से कुछ कम नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग शो। तो आपको बता दें कि आप ये सेगमेंट देख रहे थे युस जिस्मनी तौर नाखेज अफरादन पे मबनी तो अत सेगमेंट्स में वुचो तुम अख बहादुर लड़की युस एम्पावर गसन जिंदगी मुख्तलिफ मामलात आज पाने पकनावान। तो सारे खुद बड़ कत यह कि अस पज यमन अफरादन हुंद ख्याल थाउन या सरकारी सतह पे पज यमन अफरादन खतर सहूलियात बहम थावीन। तो नाज़रीन, आइए लेते हैं आज के अखबारात की सुर्खियां। तो पहला अखबार है ये एक उर्दू रोजनामा, इसकी शह सुर्खी है कश्मीरी नौजवान हर एतबार से बासलाहियत और होनहार हैं नरेंद्र मोदी जी। वैष्णव देवी यूनिवर्सिटी के 5वां सालाना कन्वोकेशन से वजीर-ए-आज़म हिंद का खिताब।
रियासती हुकूमत को मरकज की तरफ से हर मुमकिन इमदाद दी जाएगी। वाजपेयी के इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत के नारे को फिर दोहराया। जी। Women only bus service launched in Kashmir. और एक अंग्रेजी रोजनामे से ये खबर, महबूबा सीक्स पीएम्स हेल्प टू हील पेन इन कश्मीर हार्ट। जी। इंतखाबात के हवाले से खबर है, इट इज ऑफिशियल नाउ, बाई पोल्स टू अनंतनाग सीट ऑन May 16। बिल्कुल, ये 16 तारीख को अनाउंस हो चुका है कि बिल्कुल अनंतनाग सीट के लिए जो साहब का वजीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के रहनत करने के बाद वो सीट खाली हो चुकी है और उस पर एक कांटेदार टक्कर की भी तवक्को है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। कोशिया अखबार की सुर्खी, मेहमान तालिब इल्म साइन खैर हिंद सफीर मौलाना जुमा मुफ्ती जी। पंचायत के हवाले से एक खबर है, हर साल हर पंचायत को 1 करोड़ 60 लाख के फंड्स हासिल होंगे बगैर किसी तब्दीली। 14वीं माली कमीशन की सिफारिशात की मंजूरी। और हम जो बात कर रहे थे इलेक्शन के हवाले से, वो पार्लियामेंट सीट जो है कि वो महबूबा जी के हवाले से जब हम बात करते हैं तो वो वजीर आला बन चुकी हैं और वो सीट भी खाली हो चुकी है पार्लियामेंट की भी। और मैं ओवरऑल बात कर रहा था, जब अनंतनाग की बात कर रहे हैं तो वहां पे मेंबर असेंबली हमारे साहब का वजीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे कि उनकी वजह से भी वो सीट खाली हो चुकी है। बहरहाल आने वाले दिनों में मुख्तलिफ नवेद के इंतखाबी न्यूज सामने आने वाली है। और तो चलते हैं उस डगर की ओर जिस डगर पे चलने के लिए एक बहुत हौसला चाहिए और जिसके बारे में कहते हैं कि मंजिल भी दी, चिराग भी और हौसला दिया, मौला ने मेरे वास्ते क्या क्या नहीं किया। तो बहरहाल हौसला जब हो तो तब आप जैसे खवातीन आगे बढ़ती हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने जब एक टर्निंग पॉइंट ले लिया, जब आपको माँ बाप के वालिदैन ने बहुत, पेरेंट्स ने बहुत ये सपोर्ट दे दिया, तो उसके बाद आपने कैसे नई जिंदगी की शुरुआत की? तो पहले मैंने जो स्टेप लिया वो था कि खुद को इंडिपेंडेंट करना फाइनेंशियली, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के लिए एक एसेट बनना चाहती थी, एक बर्डन बन के नहीं रहना चाहती थी। तो मैंने छोटे छोटे काम शुरू किए, कुछ बच्चों को पढ़ाया, घर में ट्यूशन्स दिए, उसके बाद छोटे से हॉबी क्लासेस किए, बच्चों को पढ़ाया, इंग्लिश में पढ़ाया, इंटरव्यू स्किल्स, स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशंस। ये करते करते अचानक मुझे ख्याल आया कि क्यों ना उन बच्चों को तैयार करूं जो सिविल सर्विसेज देना चाहते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारे भुवनेश्वर में कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं था और बच्चे सारे दिल्ली जाते थे जी। तो फिर मैंने एक उड़ीसा आईएएस स्टडी सर्कल के नाम से अपना एक इंस्टीट्यूशन शुरू किया। तो पहले तो सिर्फ 6 बच्चे आए थे, लेकिन आज मैं बहुत खुशी के साथ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे 300 बच्चे अभी इंडियन सिविल सर्विस, स्टेट सिविल सर्विस में आ चुके हैं और अच्छे अच्छे पोजीशन में भी अब आ गए हैं। ये करने के बाद मैं डीपीआई के साथ जुड़ी। डीपीआई यानी डिसेबल्ड पीपल्स इंटरनेशनल, जिसका कि एक कंसल्टेटिव स्टेटस है यूनाइटेड नेशंस में। तो वर्ल्ड सारा घूमती गई, बहुत देशों में गई, वहां क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वहां जो पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी हैं वो लोग कैसे इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लीजर के लिए है, रिक्रिएशन के लिए है। जब लेकिन सब करने के बाद मैं वापस इंडिया आती थी और वापस उड़ीसा जाती थी, तब मैं उदास हो जाती थी, क्योंकि हम लोग अपने ही देश में, अपने राज्य में एक बहुत लिमिटेड जिंदगी जीते थे। मैं तो इसे जीना भी नहीं कहती थी, इट वॉज प्रैक्टिकली एग्जिस्टिंग टू डाई, इट कैन नॉट बी कॉल्ड लिविंग। वो जीना नहीं था, बस किसी तरह खा पीकर बचते थे, दिन गुजारते थे। फिर मैंने तय किया नहीं, ऐसे नहीं, कुछ तो होना चाहिए। फिर छोटे छोटे बच्चों के लिए मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया, उसका नाम था अंजलि। मैंने सोचा कि जो छोटे बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी है, उनमें बहुत टैलेंट है, बहुत पोटेंशियल है, तो कैसे लोग इसे देखें, सराहें, क्योंकि बाहर के बच्चे इतना कुछ कर रहे हैं और हमारे बच्चे या तो घर में रहते हैं या किसी स्पेशल स्कूल में बंद पड़े रहते हैं या फिर किसी रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट में। उसी वक्त एक इंग्लैंड बेस्ड संस्था है जिसका नाम है एक्शन एड, वो एक इंटरनेशनल संस्था है। तो वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे बातें की और कहा कि आप क्या समझती हैं, लोगों को क्या चाहिए, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं उन्हें क्या चाहिए। तो मैंने कहा कि ये जो हम पेंशन की बात करते हैं और कुछ एड्स अप्लायंसेस देते हैं, ये ठीक है, लेकिन
जो लोगों को चाहिए वो है इंफॉर्मेशन। ओके। अगर हम लोगों को इंफॉर्मेशन दे, उन्हें रिसोर्सेज दे, तो वो अपने आप बहुत कुछ कर जाएंगे। Right. और जो सबसे जरूरी है हम दे लोगों को, वो है एजुकेशन। राइट। एजुकेशन मतलब ये नहीं कि हर कोई इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ ले बस। वोकेशनल एजुकेशन, राइट। जिससे कि वो खुद को स्किल करे और कुछ कर Communication सके skill और वाले, एकदम इंडिपेंडेंट, मतलब जिसको कहते हैं डिग्निटी, लिविंग विद डिग्निटी, सम्मान एक पूरे के साथ वकार जिए। के साथ जी ले। यस। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कुछ इसके बारे में सोचिए, तो फिर मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिख के दिया, उन्हें पसंद आया, तो उन्होंने कहा इसकी शुरुआत आप खुद कीजिए। तो इससे मेरा जो एक नॉन प्रॉफिट है स्वाभिमान, उसकी शुरुआत हुई। जी। तो इस स्वाभिमान का ये कार्यक्रम बना अंजलि, जिसमें हमने 2001 में हमने शुरुआत की थी विद 77 बच्चे आए थे। जी। उनको लेकर सिर्फ उड़ीसा के बच्चे आए थे, लेकिन वो प्रोग्राम इतना पसंद आया सबको कि बढ़ते 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 आज ये विश्व का एक ओनली इंटरनेशनल चिल्ड्रन फेस्टिवल बन गया है, जिसमें सिर्फ भारतवर्ष से नहीं बट नेबरिंग कंट्रीज से भी अब बच्चे इंटरनेशल हो क्या गया बात है। अंजलि की क्या बात। बात। अंजलि में, और यहाँ जम्मू कश्मीर से भी सर्व शिक्षा अभियान की तरफ से हमारे निसार सोफी जी हैं और उर्फाना जी हैं, वो लोग सब मिलकर पिछली साल 2015 में यहाँ 80 बच्चे गए थे। जी। बच्चे गए थे और कोई सुन नहीं सकते हैं, कोई देख नहीं सकते हैं, कोई बोल नहीं सकते हैं, कोई चल नहीं सकते हैं, पर हर बच्चे में इतना टैलेंट है कि अगर हम फोकस, हमारा ये गलत हो जाता है कि अगर हम किसी को देख ले, किसी बच्चे को वो देख नहीं सकता है, तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन रहता है उस बच्चे को, वो देख नहीं सकता है, वो देख नहीं सकता है। लेकिन अगर वो एटीट्यूड हम बदल ले कि ठीक है देख नहीं सकता है लेकिन वो गा सकता है, इतना सुंदर गाता है, तो फिर सबकी जिंदगी बहुत सुंदर बन जाएगी। तो ये बच्चे आपको देखना चाहिए, बच्चे कितनी एक्टिविटीज करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, कोई मैजिक शो करते हैं, कोई डांस परफॉर्मेंस कोई करते हैं, कोई टेराकोटा पॉटरी करते हैं, कोई कितना कुछ एक्टिविटीज करते हैं। अमेजिंग स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस, क्योंकि मुझे लगता है ये 15 सालों में बच्चों के साथ रह रह के, बच्चों का ये एक्टिविटीज देख देख के कहीं मैं भी कितना कुछ एम्पावर्ड और एनरिच्ड हुई हूँ। राइट। और इसके लिए मैं एक और एक्टिविटी करती हूँ, जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, मैं उन्हें बुलाती हूँ एज वॉलंटियर्स। तो ये जो 5 दिन का प्रोग्राम रहता है अंजलि का, उसमें कॉलेज के स्टूडेंट्स जो कि डिसेबल नहीं है, उनमें कोई डिसेबिलिटी नहीं है, लेकिन वो बच्चे 100, 150, 200 बच्चे आते हैं और इन बच्चों के साथ रहते हैं और 5 दिन इनके साथ मिलते हैं, देखते हैं और सेंसिटाइज होके जाते हैं। तो यही बच्चे जो आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर, बैंक के ऑफिसर, आर्मी के ऑफिसर बनते हैं। तो उनमें आज जो हमें जो प्रॉब्लम हो रहा है कि लोग डिसेबिलिटी के प्रति सेंसिटाइज नहीं है, समझ नहीं पाते हैं कि एक डिसेबल व्यक्ति कितना कुछ कर सकता है, तो मेरे ये वॉलंटियर्स जो सेंसिटाइज्ड होकर निकल रहे हैं, तो उनका एटीट्यूड अलग होता है, उनके सोचने का अंदाज अलग होता है। यहाँ पे एक सवाल बड़ा अहम उभरता है। देखिए, आपके साथ तो बहरहाल भगवान करे कि आपके साथ सब कुछ अच्छा ही हो। आपने अच्छी जिंदगी भी देखी है, एक नॉर्मल लाइफ भी गुजारी है, उसके बाद एक्सीडेंट के बाद आप ये जिंदगी गुजारी। लेकिन कुछ हैं जो जन्म से ही डिसेबल किसी वजह से होते हैं, उनके साथ आपका उठना बैठना है। हाउ दे फील, उनको किस चीज की ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्या लगता है उनको, उनके ड्रीम्स क्या होते हैं? नहीं, मैं तो अब उनसे सब जब भी मिलती हूँ, एक्चुअली क्या होता है, बचपन से ही जी। हर कोई, परिवार वाले, पास रहने वाले, जी। दोस्त, सभी लोग उनका जो डिसेबिलिटी है उस पर इतना फोकस कर देते हैं कि बच्चे में एक भावना हो जाती कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अच्छा। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, इस तरह का एटीट्यूड बन जाता है। तो मैं अब जब बहुत जगह ट्रैवल करती हूँ और इन बच्चों से मिलती हूँ, यूथ से मिलती हूँ, तो उनको बार बार ये कहती हूँ कि तुम ये मत सोचो कि कोई तुम्हारे बारे में क्या कहता है, क्या सोचता है। तुम बैठकर सोचो कि तुम क्या कर सकते हो और रियलिस्टिक होकर अपना टारगेट सेट करो। हर सब में मेरा ये विश्वास है कि सब में इतनी प्रतिभाएं हैं कि कोई अपना, जैसे मैं भी अब अपना एक टारगेट सेट करूंगी, अगर मैं 100 मीटर्स में ओलंपिक्स में गोल्ड लेकर आऊंगी, ये कभी नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल टारगेट है। लेकिन मैंने अपना एक टारगेट सेट किया है कि उड़ीसा में
भारत तो बहुत बड़ा है मेरे लिए, एटलीस्ट उड़ीसा के हर गांव में जितने भी बच्चे हैं और जो दिव्यांग, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नया दिव्यांग, जो जितने भी ये दिव्यांग बच्चे हैं, मैं ये कोशिश करूंगी हर कोई पढ़े, तो ये टारगेट मैं अचीव कर तो हो सकती सकता है पूरा। हूँ। तो इसलिए मैं भी अब हर दिव्यांग यूथ से, बच्चे से, जिससे भी मिलती हूँ, मैं उनको कहती हूँ कि देखो तुम क्या कर सकते हो, एक टारगेट उनके लिए सेट किया जाता सेट करो और उस रास्ते में लगो, क्योंकि ये समय बहुत अच्छा है। उस वक्त समय अच्छा नहीं था, हमारे पास कोई लॉ नहीं थे। अभी हमारे पास 4 लॉज है, 3 लॉ हमारे देश ने बनाए हैं, एक यूनाइटेड नेशंस का है, यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। 4 लॉ से हम लोग बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। उसके बाद ये समय अच्छा है क्योंकि स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, एक्सेसिबल इंडिया, मेक इन इंडिया, इतने बढ़िया बढ़िया कैंपेन सब चल रहे हैं। डॉक्टर श्रुति, जी, चूंकि हम जी। ये गुफ्तगू आपसे जारी रखेंगे, आपने कहा कि एक अप्रोच और एटीट्यूड में चेंज लाने की बिल्कुल, जरूरत है। बिल्कुल। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, इंतखाबात के हवाले से ही अनंतनाग जो बाईपोल्स होने हैं, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की वफात के बाद ये सीट खाली पड़ी हुई है। आपको बता दें कि अप्रैल 29 को कागजात नामजदगी जो है वो उनकी तारीख जो है, आखिरी तारीख है अप्रैल 29 को कागजात नामजदगी भरने की। इसके अलावा अप्रैल 30 को स्क्रूटनी हो जाएगी और मई 16 को वोटिंग डेट है अनंतनाग में। इसके अलावा मई 19 को काउंटिंग होगी अनंतनाग, और ये जो पोल्स है बाई पोल्स होंगे असेंबली इंतखाबात के। तो डॉक्टर श्रुति, हम बात कर रहे थे डिसेबिलिटीज के हवाले से, लॉज के हवाले से, मुख्तलिफ लॉज बनाए गए हैं जैसे एक्सेसिबल इंडिया। तो क्या आपको लग रहा है कि जब हमारे ये कैंपेन, इस कैंपेन में हम सक्सेसफुल होंगे, पीएम मोदी का ये सबसे बड़ा इनिशिएटिव है, तो क्या आपको लग रहा है कि डिसेबल पर्सन्स के लिए ये एक अच्छी बात है और खुशाइन बात है? जी, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन से बहुत मदद मिलेगा, क्योंकि जब हम इधर स्कूल की बात कहें, कॉलेज की बात कहें, नौकरी की बात कहें, अगर एक कॉलेज और स्कूल में हम लोगों को तकलीफ सबसे ज्यादा क्या होती है, एक्सेसिबिलिटी की। अगर कोई क्लास फर्स्ट फ्लोर में है, सेकंड फ्लोर में है और उस बिल्डिंग में कोई लिफ्ट नहीं है, सिर्फ सीढ़ियां हैं, तो बच्चे की कोई गलती नहीं है, ये बिल्डिंग की गलती है कि बच्चा वहां पहुंच नहीं पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है। ट्रांसपोर्ट की असुविधाएं हैं, कोई बस अगर एक्सेसिबल नहीं हो तो मेरे जैसा कोई व्यक्ति उस बस में बैठेगा कैसे, ट्रेन में बैठेगा कैसे। अगर किताबें ब्रेल में नहीं हो, अगर कंप्यूटर्स में जॉस सॉफ्टवेयर नहीं हो, तो एक जो विजुअली इम्पेयर्ड दिव्यांग है, जो बच्चा देख नहीं पा रहा है, तो वो पढ़ेगा कैसे। तो ये छोटी छोटी सुविधाएं हैं जो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन कर देंगी, इससे बहुत मदद हो जाएगा। जब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन वो एक्सेसिबल हो जाएगा, जब बिल्डिंग्स और ट्रांसपोर्ट वो एक्सेसिबल हो जाएंगे, तो हर बच्चा, हर यूथ, हर पर्सन विद डिसेबिलिटी, हर दिव्यांग स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जा सकेगा, नौकरी कर सकेगा और एक अच्छी डिग्निफाइड लाइफ जी सकेगा। तो इस कैंपेन से दिव्यांगों को बहुत कुछ हेल्प मिलने वाला है। बिल्कुल, वैसे भी नामुमकिन तो है ही नहीं। कहते हैं कि हौसलामंद लोग जो हैं उनकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड कहीं होता ही नहीं। हाँ, सिर्फ है कि कितने साधन हमारे पास हैं। तो दूसरी बात यह है कि जब भी हम चाहें तो कुछ भी मौका सर कर सकते हैं। जैसे एक जमाने में ये था कि खुदा न खास्ता अगर किसी के दिल में एक होल होता था, सुराख है अगर जोदा कैसे दिलस तात खतर ओस ये चीज फैसिलिटीज की, बिल्कुल, लेकिन अभी जो है बहुत सारी फैसिलिटीज हैं और हम इतनी तरक्की कर चुके हैं कि माशाअल्लाह, अल्लाह सबको शफा दे कि अब वो सर्जरी भी यहाँ। बिल्कुल जाहिद साहब, अगर हम बात करें तिब्बी शोबे की, तो हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स है तक दुख दो तरक्की गसान शोबस मज। अगर पन्ने स्किम्स हॉस्पिटल कत करो या मुख्तलिफ हस्पताल कत करो, तो इमन मज मुख्तलिफ सर्जरीज गसान। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं खास शो गुड मॉर्निंग JNK और आज हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर श्रुति महापात्रा। डॉक्टर श्रुति, हम बात कर रहे थे डिसेबल्ड पर्सन्स के हवाले से। अगर हम आपके ख्वाबों की बात करें, क्या है आपका ड्रीम? मेरा ड्रीम है कि जितने दिव्यांग हैं जी भारत में, सब एक डिग्निफाइड लाइफ लीड करें, जी, सम्मान के साथ जिए, अधिकार, अपने जितने अधिकार, आप सबके जो अधिकार है। मैं नहीं बोल रही हूं कि हमें आसमान से तारे तोड़कर लाकर दीजिए, छोटी छोटी चीजें, जैसे आप रास्ते पर चल सकते हैं, मैं भी टैक्स पेयर हूं, मैं भी उस रास्ते पर ठीक से चल सकूं। जैसे आप बस और ट्रेन पर
सुविधा के साथ चढ़ सकते हैं, हर दिव्यांग एक बस या एक ट्रेन में विद डिग्निटी चढ़ सके। जैसे आप लोग बैंक, स्कूल, कॉलेज, आईएएस सर्विसेज, आर्मी, जहां भी आप चाहते हैं वहां नौकरी कर सकते हैं, वैसे भी हम सम्मान के साथ हर जगह नौकरी कर सकते हैं। एक नॉर्मल लोग शादी कर सके, एक शॉपिंग मॉल पे जाकर शॉपिंग कर सके, सिनेमा देखने का इच्छा हो तो सिनेमा देख सके, हर जगह सुविधा हो, हर जगह सम्मान के साथ हर दिव्यांग जा सके, अपनी जिंदगी जी सके, अपने लिए कुछ कर सके, दूसरों के लिए कुछ कर सके। तो इसमें तो डॉक्टर साहिबा आप खुद भी बाहर गई हैं, मतलब कुछ इंटरनेशनल लेवल पे भी आपने चीजें देखी हैं, वहां पे भी जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए, उस हवाले से भी आपने देखा होगा वहां क्या कुछ किया जा चुका है, क्या है जो अभी हमारे भारत में नहीं है, नहीं, जो करने की जरूरत है। जी। जो यूरोप कंट्रीज या दीगर जो ममालिक हैं, फॉरेन कंट्रीज जो है, वहां पे जो कुछ किया गया है, हम उनसे भी बहुत सीख ले सकते हैं। उन्होंने अगर सुविधाएं दी हैं तो हम क्यों नहीं दे सकते? क्या करना बाकी है? जो सबसे बड़ी चीज जो नहीं हो रही थी भारत में, अभी तक नहीं हुआ था, वो था कि हम लोग स्कीम्स और प्लान्स बहुत बना देते थे, लेकिन बजट एलोकेशन नहीं होता था। इसलिए जिस भी डिपार्टमेंट में जाए और हम उनसे पूछे कि क्यों नहीं हो रहा है हम लोगों के लिए कुछ, तो पहले तो कहते थे कि आप लोगों को सेंसस में गिना नहीं गया है। तो सेंसस में हम लोग खुद को गिनवाए जाने के लिए 2001 से जो शुरू की थी लड़ाई, वो 2011 में सक्सेसफुल हुई, जिसमें हम लोगों का अच्छी तरह से गिनती हुआ। अच्छा, सो वी वर अ नंबर होने की वजह से हमारे लिए एक बजटरी एलोकेशन हो रहा है। राइट। सो उसकी वजह से अब धीरे धीरे कुछ खुलता जा रहा है हमारे लिए। दूसरा जो बड़ा चीज है वो इंक्लूसिव एजुकेशन और राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 में हुआ, उसकी वजह से अब एजुकेशन में बहुत सारी सुविधाएं मिलने लगी है। और जो सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम हुआ है सर्व शिक्षा अभियान, इसकी वजह से इंक्लूजन होकर हम लोग एक साथ पहले जो हमको अलग से एक स्पेशल स्कूल में डाल दिया जाता था, जिससे कि हम लोग अलग थलग पढ़ते थे, अब वो नहीं है, अब इंक्लूजन की शुरुआत हुई है। तो अब जो जरूरत है कि कॉलेज में फैसिलिटीज दिया जाए। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में कोई अच्छी फैसिलिटी नहीं है कि एक दिव्यांग बच्चा जाए और ठीक से पढ़ सके। ना किताबें हैं, ना टीचर सेंसिटाइज हैं, ना गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है उनके बारे में कुछ मालूम है। सो यहाँ अभी जो जरूरत है, जो एक तो शुरू हो गया एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, दूसरा है मैसिव अवेयरनेस कैंपेन। अवेयरनेस की जरूरत है दो तरफा। सरकारी जो अफसर है, जो सीनियर लेवल में है, उन्हें कुछ अवेयरनेस हुआ है, लेकिन ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, पंचायत लेवल पर, ताल्लुक लेवल पर, यहाँ अवेयरनेस की बहुत जरूरत है अफसरान की। और जो खुद दिव्यांग है और उनके परिवार वाले हैं, उन्हें भी अवेयरनेस की जरूरत है कि सरकार ने क्या क्या स्कीम्स बनाए हैं, कौन सारी लॉज हैं हमारे देश में, यूएन कन्वेंशन के बारे में। अगर लोगों को पता चलेगा कि हमारे लिए ये इतने सारे लॉज हैं, इतने नियम है, इतने स्कीम्स है, तब जाकर उनके बच्चे वो सारे फैसिलिटीज। ये जो सामने हमारे इस वक्त गुड मॉर्निंग जे की हॉट सीट पे आप तो अपनी सीट पे बैठी हैं, एक डायनेमिक पर्सनैलिटी बन के सामने बैठी हैं। इनके पीछे मुझे अभी भी याद है आपके अल्फाज कि जब आपके पेरेंट्स ने आपको इतना बड़ा सपोर्ट दिया था, तो आप भी है ना बेटी, ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ने आपको कितना फायदा दिया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बहुत जरूरत है, क्योंकि अभी भी आप कहीं भी भारत के, मैं तो सारा भारत घूम चुकी हूँ, अभी भी आप जाए तो आप बचपन से देखिए एक छोटा सा, मतलब कोई कॉन्शियसली नहीं करता है, एक डिस्क्रिमिनेशन हो ही जाता है। मैंने देखा है उड़ीसा के कई गांव में, अच्छा बेटे को बोलेंगे तो बाहर वो गुल्ली डंडा और हॉकी या खेलेगा, और बेटी सिर्फ गुड़िया लेकर खेलेगी, खाना बनाने वाला गेम खेलेगी। तो बेटी को फटाफट ये खाना बनाने में मदद करो, घर की सफाई करो, ये तो एक रोल डिफरेंशिएशन बचपन से ही हम लोग अनकॉन्शियसली कर दे रहे हैं। तो उसको थोड़ा सा बदलना है कि घर का काम करने में बेटे और बेटी दोनों को बड़ा मजा आना चाहिए, खुश लगे कि हम अपने घर का काम कर रहे हैं, जो कि विदेशों में मैंने देखा है। रेस्पेक्ट फॉर लेबर, शेयरिंग ऑफ वर्क, वो थोड़ा हमारे भारत में कम है, उसको करने की जरूरत है। वो रेस्पेक्ट और सम्मान जब हम बचपन से देना शुरू कर देंगे तो हमारी बेटियां बचेंगी, हमारी बेटियां पढ़ेंगी, हमारी बेटियां आगे बहुत जा पाएंगी। क्या जरूरी है
अगर वो चाहे सही व्यक्ति है, पूरा मतलब जिस्मानी तौर पे सही भी है और नाखैज भी है, क्या इम्पोर्टेंट है उसके लिए तालीम के बाद? देखिए, मैं एक चीज में बहुत विश्वास करती हूँ, तालीम के बाद अपना सब कुछ करने के बाद गिविंग बैक। हम लोग बचपन से लेते जाते हैं। बचपन में माँ, पिताजी सब हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, अंकल सब करते हैं, नाना नानी, दादा दादी। फिर हम सरकार हमारे लिए बहुत कुछ करती है, क्योंकि सरकारी स्कूल में जब हम 25 रुपए या 50 रुपए का फी देकर पढ़ते हैं तो उतना तो खर्च नहीं होता है ना। हमारे ऊपर सरकार सैकड़ों हजारों खर्च होता है जी। उसके बाद अब सबसे अच्छी बात सोचिए, जो पानी हम पीते हैं, जो हवा जब हम सांस लेते हैं, उसके लिए तो कोई चार्ज ही नहीं है हमारे ऊपर। सूरज की तपिश के लिए तो कोई टैक्स नहीं देते। तो इतना हम लेते हैं, इसलिए ये जरूरी है हम सब के लिए कि वी मस्ट गिव बैक। सिर्फ लेना नहीं है, देना है। बहुत क्या बात है। देना मतलब मैं ये नहीं कही कि रुपए देना है, स्किल देना है, अपना समय देना है। दादा दादी, माना नानी जब बूढ़े हो गए हैं, गांव में कितने बूढ़े लोग हैं, उनको समय देना है, उनके बातें सुननी है। कोई अगर गांव में है उसको मदद कर देना है, कैसे वो अपना ओल्ड एज का पेंशन पाले। राइट। तो टाइम देना है, स्किल देना है। जब तक हम देंगे नहीं तो हमारा देश आगे नहीं क्या बढ़ेगा। बात है, क्या खूबसूरत बात, क्या खूबसूरत बात है। और इसमें आपने वो कहते हैं ना कि समंदर को, पूरे समंदर को आपने एक छोटे से कोजे में बंद कर दिया। ऐसी खूबसूरत बातें हमारे पास भी हैं, आपके लिए, श्रुति जी के लिए, हम सब के लिए। आइए सुनते हैं, देखते हैं अक़वाल ज़री। हकीकी कामयाबी लगातार मेहनत से हासिल होती है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि अलैह। बीमार की तीमारदारी और नादार की मदद लाजिम है। हजरत इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि अलैह। हाजतमंदों की मदद करने वाला अल्लाह का दोस्त है। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि अलैह। ली जो खुदा ने वो दुआ तुम तो नहीं हो, दरवाजे पे दस्तक की सदा तुम तो नहीं हो। इन अजनबी राहों में कोई भी नहीं मेरा, किसने मुझे यूं अपना कहा तुम तो नहीं हो। हम सब अपने हैं और हम सारे हमारे अपने हैं। ये अपना मिलके, एक इकाई मिलके जब पूरी इज्तिमाइयत बनती है तो एक हौसला बनता है, एक बंद मुट्ठी में ताकत है। अलग अलग तो ये तो क्या चाहिए। वैसे भी एक बात साहब भी कहते हैं कि कतरा तभी है जब वो कतरा कतरा समंदर बनता है। लेकिन कतरा अपनी जगह पे अपनी मखसूस रखती हो कोई अहमियत, लेकिन जब समंदर बन जाता है तो उसकी एक ताकत बनती है। वही ताकत हमारे सामने इस वक्त सरगोशियां करती है हौसलों की। तो बहरहाल जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? मैं जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उन सबसे ये कहना चाहूंगी कि खुद पर विश्वास रखिए और सपने देखिए, बड़ा सपना देखिए और उस सपने को पूरा करने के लिए खूब मन से और जोश से काम कीजिए। क्योंकि मेरा ये विश्वास है और मैंने अपने जीवन में खुद एक्सपीरियंस किया है, बिकॉज व्हेन यू बिलीव इन व्हाट यू आर डूइंग देन द एंटायर यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स टू मेक इट कम ट्रू। क्या बात है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने खूबसूरत बातें, हौसले हमें भी मिले बहुत, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज यकीनन हौसलों की बात हुई और अपनायत की बात हुई। वैसे भी अगर छारुहन सुदपन सुमे निशे बुतस निशे मेतस निशे करा राव ना कई सोडू में पर दिशे पन्ने दिशे में यारा। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। बस इसी अच्छी बात के साथ आज आपसे रुखसत लेते हैं। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे.एन.के।